अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेब मार्च 2025 का पेपर 52, यानी कि पेपर S1 का पेपर हम करेंगे। फेब मार्च 2025 का पेपर की टाइम ड्यूरेशन वही 1 आवर 15 मिनट से समझाते हुए करूँगा। कोशिश करूँगा कि समझाते हुए भी इतनी देर में पेपर हो जाए। आते हैं भाई सवाल पे। पहला सवाल क्या है? जेकब थ्रोज 3 कॉइन्स एट द सेम टाइम। ठीक है भाई, 3 कॉइन्स फेंके हैं एक साथ। द फर्स्ट कॉइन इज बाइस्ड। बायस का मतलब यह है कि किसी एक फेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड व्हेन इट इज थ्रोन इज 1/3। मैं एक काम करता हूँ बेटा, अपनी जिंदगी में आसानी रखता हूँ, कॉइन ए कह देता हूँ। कॉइन ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/3, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी 2/3। अब मैं बात करता हूँ कॉइन बी, यानी कि सेकंड कॉइन। द सेकंड कॉइन इज बायस सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड व्हेन इट इज थ्रोन इज 1/4। भाई अब हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो नेचुरली बेटा टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। But the third coin is biased so that the probability of obtaining a head when it is thrown is 1/5। बेटा हमारा अब है कॉइन सी, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/5। नेचुरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगी 4/5। अब आपने क्या करना है, इन्होंने कह दिया द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। कितने हेड्स आपने ऑब्टेन करे इन तीनों कॉइन्स में। शो दैट व्हेन वी आर गेटिंग 2 हेड्स, इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो। देखो यार, कैसे हो सकता है कि 2 हेड हो? इसको जरा थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं हम लोग। भाई एक्स की वैल्यू 2, यानी कि 2 हेड्स आ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ए में हेड आए, बी में हेड आए, बट सी में टेल आए। और ऐसा हो सकता है कि बेटा ए में हेड आए, बी में टेल आए, सी में हेड आए। और बेटा ऐसा हो सकता है कि ए में टेल आ जाए, बाकी दोनों में हेड आ जाए। सही है मेरा बच्चा? अब जब इस तरह की बात हो जाती है बेटा, हेड हेड, अच्छा बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि सर यहाँ पे आपने फैक्टोरियल क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा सबकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है। अब अगर मैं बात करूं हेड हेड टेल, यानी कि 1/3 इंटू 1/4 इंटू 4/5 प्लस 1/3 इंटू 3/4 इंटू 1/5 प्लस 2/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। तो बेटा ये अब आपके पास क्या बन जाएगा? 3 इंटू 4 इंटू 5, 60। 4/60 प्लस 3/60 प्लस 2/60। तो बेटा ये आ रहा है 4 + 3 + 2, दैट इज 9। 9/60। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 2, बेटा 9/60 कैंसिल हो जाता है, एंड डिवाइड बाई 60 इज बेसिकली 3/20। सही है मेरा बच्चा? 3/20 आपने ये चीज प्रूफ कर दी। अच्छा सिर्फ एक नंबर दिया है, जालिम है यार, जुल्म कर रहा है, मार्क्स ज्यादा देने चाहिए थे। फिर इन्होंने क्या कह दिया, ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। यार एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? अब ऐसा हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ हेड 0। या ऐसा हो सकता है किसी एक पे हेड है। तो अब इसमें 3 कंडीशन बनेंगी, ए पे हेड बाकी दोनों पे टेल, बी पे हेड बाकी दोनों पे टेल, सी पे हेड बाकी दोनों पे टेल। फिर एक हो सकता है कि तीनों पे हेड है। तो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो सकती हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 0, भाई इसका मतलब क्या है कि तीनों पे ही टेल आया है। तीनों पे टेल आने का गेम क्या है बेटा, मैंने इसलिए ऊपर डेटा बना दिया था। तीनों पे टेल आने का हो गया 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। बेटा 2 3 6 इंटू 4, दैट इज 24/60 डिवाइड बाय 24/60, दैट इज 2/5। ठीक है जी। अब अगर मैं कह दूं एक हेड आया है,
भाई एक हेड आने का क्या मतलब है? ए पे हेड आया, बाकी दोनों पे टेल आया। और बेटा ए पे टेल आया, बी पे हेड आया, और सी पे टेल आया। और बेटा पहले दोनों पे टेल आया और सी पे हेड आ गया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनता है भाई। हेड टेल टेल क्या बन जाता है? हेड टेल टेल, हेड है 1/3, टेल टेल 3/4 इंटू 4/5, प्लस टेल हेड टेल, टेल क्या है बेटा 2/3, 1/4 एंड देन 4/5। फिर बेटा टेल टेल हेड 2/3, 3/4 इंटू 1/5। चलो जी, ये बात भी जब हमारे पास हो गई तो हाँ, यही है। अब इनको मैं अगर देखूं तो ये क्या बन रहे हैं भाई? 12/60 प्लस 8/60 प्लस 6/60। 12 प्लस 12 + 6 + 8, दैट इज 26/60। बेटा ये आ रहा है 13/30। एक्स बीइंग इक्वल टू 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? 3। वो क्या हो जाएगा कि तीनों पे ही हेड आए। तो बेटा हेड हेड हेड, तो ये हो गया 1/3, 1/4 एंड 1/5। तो ये आ रहा है 1/60। तो अब अगर मैं बेटा इसका टेबल बनाऊं, एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू स्मॉल एक्स, और वैल्यूज में अगर रखूं 0 से 3 तक, 0, 1, 2, 3। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे टेबल वगैरह बना रहे हो ना, एंड में सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके देख लेना कि आंसर सही आ भी रहा, वन आ रहा है कि नहीं। वन पे क्या आया था बेटा? 13/30। एंड टू पे क्या आया था? 3/20। एंड थ्री पे क्या है? 1/60। मैं चेक कर रहा हूं कि भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं। 2/5 प्लस 13/30 प्लस 3/20 प्लस 1/60। तो बेटा आंसर हमारा वन आ रहा है। दिस मीन्स कि मेरी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर वन है तो दिस मीन्स मेरा टेबल परफेक्ट है। तो मैंने बेटा टेबल बिल्कुल सही बना दिया है। अच्छा फिर इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो भाई। यार अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, अच्छा गिवन दे दिया, वेरिएंस चाहिए, सॉरी, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला है भाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स, जीरो का स्क्वायर, जीरो पे क्या प्रोबेबिलिटी थी? 2/5 प्लस वन का स्क्वायर इंटू, बेटा वन पे क्या प्रोबेबिलिटी थी? 13/30 प्लस बेटा टू का स्क्वायर इंटू टू पे क्या प्रोबेबिलिटी थी? 3/20 प्लस थ्री का स्क्वायर, थ्री पे क्या प्रोबेबिलिटी थी? 1/60 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू इन्होंने बता दी है 47/60 होल पे स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं यार। 13/30 प्लस 4 3 होता है 12, 12/20 प्लस 9/60, ये आ रहा है बेटा 71/60 माइनस 47/60 का स्क्वायर। सही है मेरा बच्चा? तो आपके पास जो वेरिएंस आएगी दैट विल बी इक्वल टू ब्रैकेट ये 47/60 होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ रही है 2051 अपॉन 3600।
तो बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो 2051/3600, या आप इसे 0.5697 है 570 भी लिख सकते हो, 0.570। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है मेरा बच्चा, यहां तक जब हम लोग आ गए, इसके बाद उसका देखते हैं अगला कोई पार्ट नहीं है। पहला सवाल था, बहुत सिंपल था, कोई आई गेस किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं हुआ होगा। लेट्स जंप ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। लास्ट ईयर एन ऑनलाइन स्टोर सोल्ड a large number of computers. 55% of the computers were made by company F, 30% were made by company G, and 15% were made by company H. A random sample of three customers each computer who each bought a computer from this store is chosen. तीन बंदे उठाए हैं। Find the probability that the three customers bought computers all made by different countries, यानी कि कंपनीज तीनों की अलग अलग कंपनीज के भाई वो हैं। तो अब बंदे जो हैं, मैं कह देता हूँ भाई, बंदा है हमारा ए, बी और सी। सही है भाई, हमारे ये बंदे हैं, तीनों ने डिफरेंट कंपनीज के लिए हैं। अब इसका क्या मतलब है कि भाई एक कंपनी है एफ, फिर एक कंपनी है जी, और एक कंपनी है एच। यही हुआ है। अब एबीसी बंदों ने, ये मत फिक्स नहीं हो गया कि ए ने एफ लिया। भाई ए तो जी भी ले सकता है, ए एच भी ले सकता है, एफ भी ले सकता है, बी भी एफ भी ले सकता है, जी भी ले सकता है, एच भी ले सकता है, सी भी एफ भी ले सकता है, जी भी ले सकता है, एच भी ले सकता है। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, बड़ा सीधा सा काम है भाई। हम लोगों ने सबकी प्रोबेबिलिटीज ली और मल्टीप्लाई कर दिया 3 फैक्टोरियल से। देखो, बेवकूफों की तरह एफ जी एच, एफ एच जी, फिर जी एफ एच, जी एच एफ, इतनी ख्वारी करने के बजाय हम डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कंपनी एफ का है 0.55 इंटू 0.30, कंपनी जी, कंपनी एच की है 0.15। लेकिन तीन अलग अलग लोग हैं, कितने तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, यानी कि तीन तरीकों से ये लिखा जा सकता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.55 इंटू 0.3 टू 0.15 इंटू 6, दैट इज 297/2000, विच इज 0.1485। बेटा एक तो ये तरीका है बड़ा सिंपल। अब अगर कोई बच्चा आता है कि नहीं सर मुझे समझ नहीं आया, मैं कहता हूँ भाई या तो आप फिर ख्वारी करो। पता है क्या ख्वारी करोगे, ऑल डिफरेंट के लिए, हर किसी ने अलग अलग कंपनी का लिया है ना। तो भाई ऐसा हो सकता है कि ये बनाओ एफ जी एच, और ऐसा हो सकता है कि ये बनाओ एफ एच जी, और फिर ऐसा हो सकता है कि जी एफ एच, और फिर ऐसा हो सकता है बेटा जी एच एफ, और फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जी एफ, और ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एफ जी। बेटा इतनी ख्वारी करने से बेहतर ये नहीं है कि डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें। सही है, तो बेटर अप्रोच ऊपर वाली है। सही है, क्योंकि इसमें भी आप बेटा बार बार यही कर रहे होंगे, 0.55 यानी कि एफ की यही है 0.55 इंटू 0.3 इंटू 0.15, फिर आप इसमें करोगे 0.55, एच का क्या है, एच की है 0.15, और फिर 0.3, फिर बेटा वही 0.3, 0.55, 0.15, 0.3, 0.15, 0.55, यानी कि बेटा ये बहुत लंबा प्रोसेस है यार। 0.15, 0.55, 0.3 प्लस 0.15, 0.3, 0.55, आंसर सेम ही आना है। सही है,
तो बेहतर अप्रोच ऊपर वाली हुई ना यार। अब एक और बात हो रही है। A random sample of 12 customers who each bought a computer from this store is chosen. 12 कस्टमर्स यानी कि इंसान इंसान डिस्क्रीट होते हैं, 12 लोग उठाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 10 ऑफ दीज कस्टमर्स बॉट अ कंप्यूटर मेड बाय कंपनी एफ। अब मेरी डिजायर्ड कंपनी हो गई कंपनी एफ। भाई कंपनी एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 55% यार। पी क्या है? 0.55। नेचुरली क्यू क्या हो गया? 0.45। या तो कंपनी एफ होगी या तो नहीं होगी। बंदे कितने हमारे? 12। तो हमारी कंडीशंस बेटा बायनॉमियल की हो रही हैं। सही है। 12, 0.55। इन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 10। या मांगा इन्होंने क्या है? फ्यूअर देन 10। अब बेटा इसका पता है क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इससे बेहतर ये नहीं कि हम 1 में से माइनस कर दें। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 12। या माइनस कर दें बेटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बेटा 12C10। 0.55 की पावर 10, 0.45 की पावर 2। 12C11, 0.55 की पावर 11, 0.45 की पावर 1, प्लस 12C12, 0.55 की पावर 12, 0.45 की पावर 0। अच्छा अब बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1 माइनस। देखो मैंने आप लोगों को बेटा कैलकुलेटर से भी बायनॉमियल यूज करना सिखाया है। आपने क्या करा मेरा बच्चा? अपना कैलकुलेटर खोला। सही है। मेन्यू दबाया, 7 दबाया। यहाँ पे एक ऑप्शन है बायनॉमियल पीडी। बायनॉमियल पीडी क्या करता है? एक स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालने में यूज होता है। आपने 4 दबा के बायनॉमियल पीडी निकाल लिख दिया। अब आपको 10 पे चाहिए, 11 पे चाहिए, 12 पे चाहिए, यानी कि वेरिएबल है ना, तो आपने 2 दबा दिया। एक्स की जगह आपने रखा 10। टोटल काउंट था 12। डिजायर्ड आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0.55। 10 बार डिजायर्ड आउटकम है आउट ऑफ 12। ये इसका ये मतलब है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3385। 0.3385। 0.033। सॉरी, एक गलती हो गई। 0.003385। सही है। प्लस बेटा 11 पे अब हम लोग देख लेते हैं मेरा बच्चा। सेम काम 11। तो ये क्या दे रहा है? 0.00752 3। 0.00752 3 प्लस 23। फिर मैंने 12 पे देख लिया बेटा। ये आ रहा है 0.0000766 2। 0.000। तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 0.03385 प्लस 0.00753 प्लस 0.0000766 2। तो ये आ रहा है बेटा 0.042124। तो बेटा 1 माइनस आंसर आता है हमारे पास 0.9578 या 79। सही है। लेकिन आप बेटा आंसर 3SF में दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन 10 विल बी 0.958। खत्म। यहाँ पे जाके आपका इसका भी आंसर आ गया। अच्छा अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अब इन्होंने क्या कह दिया कि भाई एक रैंडम सैंपल है 140 कस्टमर्स का हु ईच बॉट अ कंप्यूटर फ्रॉम दिस स्टोर। 140 कस्टमर, डिस्क्रीट डेटा है यार, लोग है ना यार, लेकिन काउंट बहुत बड़ा हो गया है। इज चोजन
Use a suitable approximation to find the probability that more than 24 of these customers bought a camera made by company H. अब मेरा डिजायर्ड आउटकम हो गया कंपनी एच. कंपनी एच की प्रोबेबिलिटी है 0.15. काउंट क्या है भाई? 140 है. अगर P 0.15 है तो नेचुरली Q क्या हो गया? 0.85 हो गया. प्रॉब्लम. बेटा जब भी हमारा डिस्क्रीट डेटा एकदम से हम बढ़ा देते हैं तो हम बायनॉमियल से मूव होते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल. तो जब भी आप बायनॉमियल से नॉर्मल जाते हो तो आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा भाई. मीन क्या आएगा आपका? यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज इक्वल टू एनपी. बेटा 140 इंटू 0.15. तो बेटा ये आ गया 140 इंटू 0.15, दैट इज 21. फिर आप निकालते हो उसके बाद वेरियंस. वेरियंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर NPQ, which is 140, 0.15, 0.85. तो बेटा इंटू 0.85 तो ये आ रहा है मेरा बच्चा 17.85. अब पता है क्या हुआ है? हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. नॉर्मली क्या? नॉर्मल में आप मीन कॉमा वेरिएंस लिखते हैं 21 कॉमा 17.85. लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर डेटा तो हमारा बायनॉर्मल था, आप नॉर्मल में कैसे ले गए? देखो, जब भी काउंट बढ़ता है तो आप मूव करते हो बायनॉर्मल से नॉर्मल. बट या बायनॉर्मल एक डिस्क्रीट है, आप डिस्क्रीट से कंटिन्यूस जाते हो. एंड वेन एवर वी मूव फ्रॉम डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड टू अप्लाई कंटिन्यूटी करेक्शन. और इन्होंने मांगा क्या था भाई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मोर देन 24, ये मांगा था ना. अब आप क्या करोगे? अप्लाइंग कंटिन्यूटी करेक्शन. अब बेटा कंटिन्यूटी करेक्शन क्या करेगी कि भाई जो ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन में आप 0.5 ऐड कर देते हैं. तो ये हो गया एक्स बीइंग ग्रेटर देन 24.5. तो इसकी क्या करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू आएगी? वो क्या आती है? एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ वेरियंस. तो मेरा बच्चा ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बीइंग ग्रेटर देन 24.5 माइनस 21 divided by root of ब्रैकेट रूट ऑफ 17.85. सही है मेरा बच्चा. जैसी ये चीज हो गई तो z वैल्यू आई है आपके 0.828. सही है बेटा, 0.828. हमें पता है 84 है, लेकिन z वैल्यू तो 3SF में रखते हो ना यार. तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको ये चाहिए एरिया. यानी कि जब z के हिसाब से हम बात करें, z वैल्यू यहाँ पे z0 होता है, 0.828 यहाँ होता है. हमें ये एरिया चाहिए भाई. अब अगर मुझे ये एरिया चाहिए, ये तो आता है 1 - 5. 1 - 5 ऑफ 0.828. अब बेटा इशू क्या है? फाइव. अब फाइव हम कैसे निकालते हैं? टेबल से. बेटा टेबल खोला, 0.828, 0.82 ये रहा, और 8 पे क्या है? 22. तो बेटा 7939 प्लस 22. तो ये क्या आता है बेटा? 7939 प्लस 22, दैट इज 7961. 0.7961 हो गया. 0.79. ये आ रहा है 0.2039. तो बेटा आप लोग फौरन से क्या कह देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग ग्रेटर देन 24.5 इज 0.204. खत्म बात. यानी कि ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई. अच्छा, अब बच्चे कहते हैं कि सर अगर मुझे कैलकुलेटर से ये करना है. अरे भाई मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर में एक चीज सिखाई थी कि ये इस इन्फिनिटी पे जाके टच करता है, और इसके लिए इन्फिनिटी होता है 10,000. तो आप लोअर में रख दें 0.828, अपर में 10,000 रख दें. जैसे कि आपने क्या करना है? मेन्यू 7. यहाँ पे ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन 2. लोअर की जगह रख दिया 0.828, अपर की जगह रख दिया 10,000.
एंड वी नीड टू मेक श्योर कि स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है और मीन 0 हो। तो देख लो डायरेक्टली आंसर आ गया 0.2038। अब अगर हम यहाँ पे जाके देखें, वही आ रहा है भाई हमारा आंसर। अब यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया बेटा एंड। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? द लेंथ of 250 leaves of a certain type of plant are measured correct to the nearest centimeter. The results are summarized in the table below. अब बेटा ये जो टेबल है ना, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि डेटा डिस्क्रीट है और क्लास फिट भी सेम नहीं है। तो इस पे अगर बनेगा तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनेगा। लेकिन इन्होंने मांगा क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कोई मसला नहीं भाई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेंगी भाई। इसकी बाउंड्री आएगी 4.5 से 9.5, फिर ये आएगी 9.5 से 14.5, ये आएगी 14.5 से 19.5, फिर 19.5 से 24.5, फिर 24.5 से 29.5, 29.5 से 39.5। फिर आपको सी एफ चाहिए क्योंकि बनाना ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो 9.5 से पीछे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 18, 14.5 से पीछे 18 प्लस 28, दैट इज 46, 46 प्लस 60 is 106, 106 plus 72 is 178, plus 48 is 226, plus 24 is 250। पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, जो हमें टेबल दिया है इसमें हमें वर्टिकल कितने डब्बे दिए हैं देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार डब्बे कम दिए इन्होंने। 250 तक जाना है ना हमने। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आसानी रखता हूँ, मैं जो है ना इसको 40 40 के उससे कर लेता हूँ। पहुंच जाऊंगा मैं वहां तक, 250 तक ना। तो 40 40 पे अगर मैंने करा, वर्टिकल एक्सिस 40 40 पे चले हम। सी एफ 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 260। खत्म बात। सही है बेटा, हमें तो लेकिन 250 तक ही जाना था। फिर उसके बाद हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो जा रही 39.5 तक। तो मैं जीरो से ही स्टार्ट करता हूँ। जीरो, सही है बेटा। और कहाँ से? 4.5 है ना। मैं इसको कहता हूँ भाई, ये है। नहीं यार, अगर मैंने इसे 4.5 कहा, नहीं जा पाऊंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बल्कि चला जाऊंगा 10। हो जाएगा हो जाएगा। 4.5, 9.5, फिर उसके बाद है अल्लाह भला करे 14.5, 15.5, 19.5। बेटा एक छोटी सी गलती कर दी है, बहुत बचकाना लेकिन कर दी है। 9.5 का 14.5, फिर 19.5, फिर 24.5, 29.5, बेटा 34.5, 39.5, 44.5, 4.5, 9। 5 5 का गैप है, देख लें आप। 5 5 5, 5 5 5, परफेक्ट। और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या लेंथ है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास लेंथ है, जो कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है? सेंटीमीटर में है।
यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने लिखता हूँ, मैं हमेशा लिखता हूँ। भाई 9.5 पे, 4.5 पे तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, लेकिन इसकी 9.5 पे वैल्यू आ रही है 18। भाई 18 कुछ इस तरह से आएगी कि देखो, अगर ये 20 है, सही है, तो बेटा ये 4, 8, 12, 16, 20, ये एक एक छोटा डब्बा चार का है। मुझे क्या चाहिए बेटा? 18। 18 चाहिए, तो अगर ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, सही है। फिर 9.5 पे है ये, फिर है 46 ऑन 14.5। 14.5 पे 46, 46 यहाँ आ गया। फिर बेटा 19.5 पे 106, 106, ये तो भाई हमारा 100 ये रहा। 104, 106 ये रहा, सही है। बेटा अभी मैं देखें आप लोग के आगे ही बना रहा हूँ। अच्छा, फिर है मेरे 24.5 पे 178, 24.5 पे है 178, 164, 68, 178 यहाँ है, सही है बेटा। अच्छा, फिर 226 है 29.5 पे, 226, 220 तो ये रहा, 26 ये रहा। फिर बेटा 39.5 पे 250, 39.5 पे है 250, एग्जैक्टली 2.5 डब्बे बाद, सही है। अब बेटा मैंने सारे पॉइंट्स लोकेट कर दिए, अब मुझे इनका एक स्मूथ सा कर्व बनाना है। कुछ इस तरह से हमारा कर्व बन गया। इंतहाई वाहियात बनाया मैंने, लेकिन मेरे पास ऑप्शन तो हमेशा होता है। चलो जी, ये हमारा कर्व बन गया। अब इन्होंने क्या बात बोली है इसके बाद? 38% ऑफ द लीव्स आर ऑफ लेंथ के सेंटीमीटर और मोर। 38% के सेंटीमीटर से ज्यादा है। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैं देख लूंगा यार, जो 62%, यानी कि 38 माइनस 100, 100 माइनस 30 62%। तो मैं निकालता हूँ भाई 62% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, जो कि है 250। तो बेटा ये क्या आता है? 62/100 इंटू 250, टू 100 इंटू 250, तो 155 आ रहा है। बेटा 155 से पीछे की लेंथ चाहिए हमें, मेरा बच्चा। 155 जो आएगा 140, 144, 148, 152, 156, ये कुछ आएगा, ये वैल्यू एग्जैक्ट मेरे स्केच के हिसाब से। तो दिस बिकम्स व्हाट भाई? 20.5, 21.5, 22.5।
22.5 आ जाएगी मेरी ये वैल्यू। L will be equal to 22.5। ये आ गई मेरी वैल्यू। सही है मेरा बच्चा। अब मैंने यहाँ पे इसको शो भी कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन लेंथ ऑफ द 250 लीव्स। अब आपको एस्टिमेट चाहिए बेटा किसका, मीन का। देखो मीन के लिए आपको चाहिए होती है मिड वैल्यू बेटा। सही है। तो आपको यार ये वाला टेबल दोबारा चाहिए। तो मैं देखो थोड़ी सी काम चोरी करूंगा। ये CF तो नहीं चाहिए ना। काम चोरी मैंने ये कर लिए। देखो बार बार बेटा वो देखना भी तो यार आपको भी अंदाजा मुश्किल काम है। अब ये हमने क्या करा, ये उठाया। अब मैं इन सब के लिए मिड वैल्यू निकालता हूँ। एक कॉलम बनाया भाई मैंने मिड वैल्यू का। बेटा 4.5 और 9.5 के बीच की वैल्यू, यानी 4.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। फिर बेटा 9.5 प्लस 14.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12। फिर बेटा 14.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 17। बेटा फिर ये आ जाएगी 22। फिर ये आ जाएगी बेटा 27। फिर ये आएगी 29.5 प्लस 39.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 34.5। ये वैल्यू आएगी बेटा, मिड वैल्यू आ गई जो कि x होती है। फिर हम एक कॉलम बनाते हैं fx का। तो बेटा ये क्या हो गया, 7 into 18। 7 into 18 दैट इज 126। फिर आएगा 12 into 28 दैट इज 336। फिर आएगा बेटा 60। 60 into 17 दैट इज 1020। फिर आएगा बेटा 72 into 22 दैट इज 1584। फिर आएगा बेटा 27 into 48 दैट इज 1296। फिर आएगा मेरा बच्चा 24 into 34.5 दैट इज 828। तो मेरा बच्चा मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब इन सबको मैंने ऐड करना है। तो ये क्या आएगा बेटा, 828 प्लस 1296 प्लस 1584 प्लस 1020 प्लस 336 प्लस 126। तो यह है 5190। टोटल फ्रीक्वेंसी थी बेटा 250। तो ये आ रहा है आपके पास 20.76। तो मीन लेंथ इज 20.8 सेंटीमीटर। यहां पे जाके आपने छोड़ दी कहानी। इसके बाद यहां पे जाके बेटा हमारा ये वाला सवाल भी एंड हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, इन्होंने कह दिया है एडी हैज 16 टॉय कार्स of which 8 are white, 5 are black, and 3 are silver. 8 white, 5 black, 3 silver. Okay. Total 16 है। फिर he places all cards in a bag and selects 3 of them at random without replacement. Without replacement ठीक है, perfect. Find the probability that all 3 cards are of the same color. या तीनों गाड़ियां अगर सेम कलर की हैं तो ऐसा हो सकता है कि भाई बॉय ने तीनों व्हाइट ले ली और तीनों ब्लू ले ली और तीनों सिल्वर ले लें। भाई टोटल व्हाइट कार्ड्स हैं कितनी इसके पास, 8। 8 में से 3 उठा ली। सिलेक्शन के तरीके क्या थे भाई, 16C3
प्लस 3 ब्लू, 8, 5 में से 3 ब्लू उठा ली, सिलेक्शन के तरीके 16C3। भाई 3 सिल्वर थी, 3 में से 3 सिल्वर उठा ली, सिलेक्शन के तरीके 16C3। तो बेटा ये क्या बन रहा है हमारे पास? 8C3 डिवाइड बाय 16C3। तो यार है 1/10 प्लस 5C3 डिवाइड बाय 16C3। तो मेरा बच्चा ये आ रहा है 1/56। अगली आने का देखना और कम आएगा। 3C3 डिवाइड बाय 16C3। ये आ रहा है 1/560। तो बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/560 प्लस 1/56 प्लस 1/10। तो आ रहा है 67/560। देखिए बेटा ये कितना आसान सा तरीका है। मैंने कहा था ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ सिलेक्शन के लिए, कितने आराम से 3 नंबर भी दे दिया आपको, जगह भी ना, ट्री डायग्राम ना कुछ। आगे क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 3 कार्स आर सेलेक्टेड एटलीस्ट वन कार इज वाइट एंड एटलीस्ट वन कार इज ब्लैक। कम से कम एक वाइट हो और कम से कम एक ब्लैक हो। या देखो, ऐसा हो सकता है एटलीस्ट वन वाइट एटलीस्ट वन ब्लैक। अच्छा ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है कि एक वाइट हो जाए, एक ब्लैक हो जाए और एक सिल्वर हो जाए। और भाई ऐसा भी तो हो सकता है 2 वाइट हो जाए, 2 वाइट हो जाए और एक ब्लैक हो जाए, क्योंकि सिल्वर सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है। और बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ब्लैक हो जाए और एक वाइट हो जाए। बेटा इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बनता हमारे पास। अब अगर फर्ज करो मैं आपसे कह दूं एक वाइट आई, वाइट कितनी है हमारे पास? 8C1। ब्लैक कितनी है हमारे पास? 5। 5C1। सिल्वर कितनी है हमारे पास? 3। 3C1। टोटल सिलेक्शन के तरीके 16C3। बेटा वाइट कितनी है हमारे पास? 8। 8 में से 2 वाइट उठा ली और 5 में से एक ब्लैक उठा ली, सिलेक्शन के तरीके 16C3। ओ भाई 2 ब्लैक उठा ली, ब्लैक है 5। 5C2। वाइट है हमारे पास 8। 8C1 अपॉन 16C3। कितने आराम से बेटा आप लोग इसको कर सकते हैं हम। 16C3 560 होता है यार। 560, 8 into 5 into 3, that is 120 plus 8C2 into 5, that is 140 plus 10, 80, 560। तो बेटा ये क्या आ रहा है? 80/560 प्लस 140/560 प्लस 120/560। तो बेटा 17/28। सही है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे जाके आपने ये लिख दिया और मार्क्स देखो 4। ये 7 नंबर आपको बिल्कुल प्लेट में रख के दिए हैं अगर आपको सिलेक्शन से आता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेकिन ऐसी बात नहीं बेटा, इन सवालात को आप उससे भी कर सकते हैं, ट्री डायग्राम से भी, और वो एक एक नंबर कम करना, लेकिन लंबी होती है यार, मैं टाइम बचाना चाहता हूँ। द मास ऑफ पीचेस सोल्ड पर डे इन अ सुपरमार्केट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दिस। भाई मासेस है ना हमारे, मासेस ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन इज 65.8 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 9.6। लेकिन हम जब भी पैरामीटर लिखते हैं मीन कॉमा वेरिएंस लिखते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लिख दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मास ऑफ पीचेस सोल्ड ऑन एनी गिवन डे इज बिटवीन is between 56 and 75। ये मान लिया। तो देखो
आप लोगों ने कह दिया भाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, मीन था 65.8, डेफिनेटली यार 56 यहाँ कहीं होगा, सही है, और 75 यहाँ कहीं होगा। चलो भाई, हमें चाहिए क्या, हमें तो ये चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी मांग ली इन्होंने, भाई इस पे कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकलती है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्यों नहीं 0.5 ऐप से ट्रैक करा, क्योंकि यार भाई ऑलरेडी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें वो कोई कंटिन्यूटी करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, बेटा एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेटा ये क्या आ रहा है, z being greater than 56 minus 65.8 divided by 9.6, that is minus 1.0218 है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 75 माइनस 65.8 डिवाइड बाय 9.6, दैट इज 0.958। भाई ये चाहिए मुझे, ये है 0.958 और ये है -1.021। आपको पता है, पूरा फाइ निकाल लो 0.958 से पीछे का, यानी कि पूरा फाइ ये पूरा निकाल लिया, माइनस करने वाला एरिया, ये एरिया कैसे आएगा भाई, 1 - 5 ऑफ 1.021। अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा, फाइ ऑफ 0.958 प्लस फाइ ऑफ 1.021 -1। अब बेटा 0.958, 0.958, तो बेटा 8289 प्लस 20, 289 प्लस 20, दैट इज 8309, 8309 प्लस 1.021, 1.021, तो 8463, 8463 -1। तो बेटा ये क्या आ रहा है, 0.8309 प्लस 0.8463 -1, तो 0.6772। सही है मेरा बच्चा। अब बेटा जैसे ही आपने इसको आंसर में लिखेंगे, तो आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x being greater than 56 but less than 75 will be 0.677 आंसर। अच्छा, कोई बच्चा कहता है कि सर अगर मैंने टेबल नहीं देखना, डायरेक्ट करना है, कुछ भी नहीं, लोअर की जगह मेन्यू 7, मैं बोल के दिखा देता हूँ, मेन्यू 7 2 नॉर्मल CD, लोअर की जगह -1.021, अपर की जगह रख दिया 0.958, 0.958। यू नीड टू मेक श्योर के मीन जीरो सेट हो, देख लो डायरेक्टली आंसर आ गया 0.677। चलो जी, अब हमारा ये पहला पार्ट हो गया इसका। इसका दूसरा पार्ट क्या बातें कर रहा है, द मास ऑफ चेरीज सोल्ड per day in a supermarket is normally distributed with mean 72.4 and standard deviation this. It is known that 10% of days less than 59.1 of cherries are sold. Find the value. अरे बेटा ऑलरेडी आपको डेटा बता दिया है कि जो चेरीज सोल्ड हैं उनका मीन है 72.4, वेरियंस अननोन है क्योंकि स्टैंडर्ड डिविजन अननोन है। इन्होंने कह दिया इट इज नोन दैट ऑन 10% ऑफ डेज लेस देन x being less than 59.1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1। तो बेटा ये 59.1 डेफिनेटली मीन से पीछे लाया करेगा,
क्योंकि इससे पीछे का एरिया खाली 0.1 है, ये 72.4 है, डेफिनेटली पीछे ही 59.1 भी लाई कर रहा है। अब बेटा ये पीछे का एरिया इन्होंने दे दिया 0.1, 10%। एक बात सुने बेटा, यहाँ पे जो z वैल्यू होती है ये तो 0 होती है, और यहाँ पे क्या होगी -a। तो हम लोग क्या कह देंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन -a इज 0.1। और जितनी -a से पीछे की होती है उतनी पॉजिटिव ए से आगे की होती है। पॉजिटिव ए से आगे की किसके बराबर होती है, 1 माइनस पीछे के। तो बेटा ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन a विल बी 0.9, 1 में से माइनस करा, सही है, 0.1। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन a इज 0.9। ए आ जाएगा फाइ इनवर्स ऑफ 0.9, ये आता है 1.282 या 1.281। लेकिन नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू पीछे के रीजन में। कोई बच्चा कहते हैं सर ये कैसे निकाली, मुझे तो याद है लेकिन एरिया निकालने का तरीका हमेशा पीछे का देता है। मेन्यू 7, इनवर्स नॉर्मल 3। भाई -a से पीछे का एरिया 0.1 था, डायरेक्टली 0.1 लिख दो, आएगा -1.282। सही है मेरा बच्चा, हमेशा ये टेबल पीछे के एरिया पे बात करता है। अब ये जो z वैल्यू आती है, ये आती किस तरह है, ये आती है x माइनस म्यू, यानी कि भाई 59.1 माइनस म्यू 72.4 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू -1.282। बेटा 59.1 माइनस 72.4 -1.282 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीएशन माइनस बेटा 59.1 माइनस 72.4, that is -13.3 -1.282 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन। बेटा स्टैंडर्ड डिवीजन जन्नत जन्नत 1.282, तो दैट इज 10.37। मैं इसे 10.4 डेफिनेटली लिख सकता हूँ। अच्छा अब बेटा जैसे ही हमारा ये आंसर आ गया, अब हम जाएंगे इसके अगले, अच्छा आगे भी पार्ट है। द supermarket is open 7 days a week. Find the probability that in a randomly chosen week, the first day on which less than 59.1 kg of cherries are sold is the fifth day of the week. यानी मेरा डिजायर्ड आउटकम क्या है कि भाई लेस देन 59.1 चेरीज सोल्ड हों। लेस देन 59.1 की बेटा प्रोबेबिलिटी है 0.1, और ये पहला दिन है यानी कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और मेरी डिजायर्ड है 0.1 सक्सेस, सही है, इज द फिफ्थ डे। Probability of x being equal to 5 is basically q की पावर 4 into p, यानी कि 0.9 की पावर 4 into 0.1, which is 0.9 की पावर 4 into 0.1, that is 0.06561, तो 0.0656। बेटा ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडमली चोजन वीक द फर्स्ट डे ऑन विच लेस देन दिस cherries are sold is before the fifth day of the week. Before the fifth day यार, यानी कि x being less than 5 है। बेटा लेस देन के लिए मैंने आपको बताया था 1 माइनस क्यू की पावर n-1 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू क्या है 0.9 की पावर 4। ये फॉर्मूला मैंने आपको बेटा सारे लिखवाए हैं, 0.9 की पावर 4, 1 माइनस आंसर इज 0.3439। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन 5 विल बी इक्वल टू 0.344। ये भी आराम से आपका 2 नंबर आ गए। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, अच्छा सवाल ही खत्म हो गया। अब बेटा क्वेश्चन 5 भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। Elisa has 10 different books from series Squares and Circles. Okay.
The books look similar except for their color. Okay. There are three blue books, two red books, two yellow books, one orange book, one purple book and one green। भाई बहुत वैरायटी दे दी है इन्होंने, शर्म आनी चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः वैरायटी दे दी 10 किताबों में। खैर, Elisa places the book in a row on her shelf. She is only interested in the arrangement of the colors। अभी से कलर की बात हो रही है। ऑल द बुक्स अलग अलग हैं, लेकिन सिर्फ कलर, अरेंजमेंट ऑफ कलर। हाउ मेनी डिफरेंट कलर अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स आर देयर? वही 10 बुक्स हैं, 10 कलर है। अच्छा, अब इनमें कितने, तीन ब्लू हैं तो 3 फैक्टोरियल, दो रेड हैं 2 फैक्टोरियल, दो येलो हैं 2 फैक्टोरियल। दैट्स इट। ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, 1512000। खत्म। दिया भी एक ही नंबर है जालिमों ने। हाउ मेनी डिफरेंट कलर अरेंजमेंट्स आर देयर of the 10 books in which 3 blue books are together but 2 yellow books are not next to each other? दो येलो साथ ना हो, तीनों ब्लू साथ हो, तो पता है हम क्या करेंगे बेटा? जिंदगी में आसानी रखो। तीनों ब्लू साथ रखी हमने, येलो का पंगा है, अलग रहना है, छोड़ दो उन्हें, भूल जाओ, खेलो बाकियों के साथ। रेड है, रेड रेड है, बाकियों का ये नहीं कहा कि साथ है कि नहीं है। ऑप्शन देखो ना क्या बचे, रेड रेड, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन। ओ भाई, अब हमारे पास इनका अरेंजमेंट, मुझे येलो को साथ नहीं रखना है ना, तो बाकी रिमेनिंग आइटम क्या रहेगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। इन 6 आइटम्स में दो रेड आइडेंटिकल हैं 2 फैक्टोरियल। सही है मेरा बच्चा। अच्छा, ब्लू कलर्स तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होते ही हैं। मल्टीप्लाई, अब इनके बीच में बेटे गैप्स कितने हैं येलो के लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से एक गैप में एक येलो आई, 6 में से एक गैप में एक और येलो आई, टोटल दोनों आइडेंटिकल हैं। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। कलर्स की बात हो रही है बेटा, बार बार कलर्स, कलर अरेंजमेंट, यहाँ पे भी कलर अरेंजमेंट का है। अगर बुक्स होती तो मैं डिवाइड नहीं कर रहा होता। मैं बार बार ये चीज जानबूझ के बता रहा हूँ आप लोगों को। खैर, तो अभी क्या आ रहा है बेटा हमारा आंसर? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2। बेटा 7560 हमारा फाइनल आंसर। आंसर। फिर उसके बाद, हाउ मेनी डिफरेंट कलर अरेंजमेंट्स आर देयर of the 10 books with exactly 10 books between the two yellow books? Okay. अब इन्होंने क्या कह दिया, डिफरेंट कलर अरेंजमेंट। अभी भी कलर अरेंजमेंट की बात हो रही है, बुक की बात नहीं हो रही है भाई। हाउ मेनी डिफरेंट कलर अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 10 बुक्स विद एग्जैक्टली 4 बुक्स बिटवीन 2 येलो बुक्स? दो येलो बुक्स के बीच में आपने रखनी है 4 किताबें। सही है। देखो, अगर हम येलो की बात करें बेटा, येलो के बीच में अगर चार, टोटल है हमारे पास 10, तो 6 हो गए येलो। एक, दो, तीन, चार येलो। फिर ये 6 किताबें हो गई, एक, दो, तीन, चार, 10 किताबें हो गई हमारी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहली पोजीशन पे येलो ना आए, फिर येलो आ जाए, फिर अपने बीच में 4 किताबें, एक, दो, तीन, चार, फिर येलो आ गया, आखिर में 3 किताबें, एक, दो, तीन। अच्छा जी, फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली 2 किताबें येलो ना हो, येलो, फिर 4 किताबें, फिर येलो, फिर आखिर में 2 और किताबें। फिर बेटा ये भी हो सकता है 3 किताबें आ जाएं, फिर येलो, फिर हमारे पास 4 किताबें, एक, दो, तीन, चार, फिर येलो, फिर एक किताब और। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनिशियल 4 नॉन येलो, फिर येलो आए, और फिर 4 नॉन येलो,
फिर आखिर में येलो। अब देखो मेरी बात को आप लोग जरा समझना। हमारा गेम तो सारा ये येलो के बीच का है ना। अरेंज तो ये हो रही है, येलो येलो तो फिक्स हो रही है। अभी जो हमारे पास किताबें ये कितनी है, चार, चार आठ, 8 बुक्स रिमेन, 8 बुक्स रिमेन अपार्ट फ्रॉम येलो। अब वो जो आर्ट है, उन आर्ट में बेसिकली क्या है, 3 ब्लू 2 रेड, 3 ब्लू 2 रेड, एक ऑरेंज एक पर्पल, एक ऑरेंज एक पर्पल एक ग्रीन, एक ऑरेंज एक पर्पल एक ग्रीन। तो बेटा ये 8 किताबों में हमारे पास अरेंजमेंट क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन ऐसा कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार हो रहा है, इंटू 5। तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। या तो इनको 5 बार ऐड करो, या तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6/2 टू 5। तो बेटा आ रहा है 16,800। अच्छा ये वाला बेटा सवाल काफी इजी है एज कंपेयर टू जो फेब मार्च 2026 का हमने करा था, उसमें तो एटलीस्ट 4 गैप्स थे। तो वो था मुश्किल, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है अभी तक मुझे। अब अलीसा सेलेक्ट्स 4 बुक्स फ्रॉम हर 10 डिफरेंट बुक्स फ्रॉम द सीरीज। अब बुक्स है, याद रखना कलर से नहीं, बुक्स में तो अलग अलग ही है ना बुक्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस इफ द बुक्स इंक्लूड एटलीस्ट 1 रेड, एट मोस्ट 1 ब्लू। अच्छा, एटलीस्ट 1 रेड यानी कि एक या एक से ज्यादा, एट मोस्ट 1 ब्लू, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लू यानी कि 0 ब्लू भी हो सकती है, एंड एग्जैक्टली 1 येलो। अच्छा यहाँ पे अब आपको बनानी पड़ेंगी भाई कहानियां। समझ गया। यार ऐसा हो सकता है, येलो तो है ही ना, और इन्होंने कह दिया एटलीस्ट। भाई मैं एक काम कर लेता हूँ, हम लोगों के पास रेड लेकिन है कितनी, मुझे फिर से डेटा लिखना पड़ेगा। बेटा 3 ब्लू हैं, 3 ब्लू, 2 रेड 2 येलो, 2 येलो, 1 ऑरेंज 1 पर्पल और 1 ग्रीन। बेटा हमारे पास ये कलर्स हैं, मैंने यार ये फिर से लिखे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि भाई एक रेड आ जाए एक ब्लू आ जाए, और येलो तो है ही। हम्म, या तो हाँ, एक रेड, एक ब्लू, एक येलो, एंड 1 एनी अदर। ऐसा हो सकता है। अच्छा येलो क्योंकि मस्ट है, और कम से कम एक रेड है। अब ये भी हो सकता है कि मैं 2 रेड डाल दूं, 2 रेड डाल दूं, एक ब्लू डाल दूं, एक येलो डाल दूं, 4 हो गई। ऐसा हो सकता है कि मैं 2 रेड डाल दूं और एक येलो डालूं, 0 ब्लू, ब्लू डाली नहीं, 0 ब्लू एटमोस्ट है ना, और 1 एनी अदर। सही है। अच्छा जी, 2 रेड की यही 2 कंडीशन बनेगी, एक रेड के साथ मैंने एक ब्लू रखी। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक रेड रखूं, एक येलो रखूं, ब्लू ना रखूं, 2 एनी अदर। और तो कोई ऑप्शन मेरे पास बेटा बन ही नहीं रहा है ना। अब मैं एक बात कह रहा हूं, अगर फर्ज करो मेरे पास एक रेड है, तो बात यह है कि रेड है कितनी है मेरे पास टोटल, 2। 2 में से एक रेड आई, 2C1। 3 में से एक ब्लू आई, 3C1। 2 में से एक येलो आई, 2C1। लेकिन ये बाकी 3 है ना,
एनी अदर, इन तीन में से कोई एक आ गई, 3C1, एक ये बन गया। दो रेड आ गई, यानी कि दो में से दो रेड, 2C2, एक ब्लू आई। बेटा अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक ब्लू आई, टोटल ब्लू है कितनी, तीन, तो 3C1, एक येलो आई, तो येलो है ही, दो में से एक आ गई। अब एनी अदर का ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे। फिर दो रेड आई, दो में से दो रेड, 2C2, एक येलो आई, दो में से एक येलो आ गई। ब्लू नहीं आई, 3C0, एक एनी अदर हो, यानी एनी अदर, अदर ये तीन है ना यार, इन तीन में से कोई एक आ गई, 3C1, एक रेड आ गई, 2C1, बेटा एक येलो आ गई, 2C1, जीरो ब्लू आई, 3C0, टू अदर्स, बाकी तीन में से दो आ गई, 3C2। तो बेटा ये हमारे पास बन क्या रहा है, 2 into 3 into 2 into 3, ये आ गया बेटा, सिलेक्शन है ना खाली, 36, फिर 2 into 3 खाली 6, फिर बेटा 2 3 6, फिर 2 2 4, 4 3 12। तो बेटा ये हमारे पास टोटल तरीके क्या आ रहे हैं, 36 + 12 + 12 विच इज 60 ways, 60 ways ऑफ सेलेक्टिंग them। बस बेटा यहाँ पे जाके हमारा पेपर ही पूरा खत्म हो गया, पेपर बड़ा आसान सा था, सही है। और अगर यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई सवाल आता है कि सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन की थी कहानी, इसलिए मैंने इसको करा है, ठीक है बेटा। चलें यहाँ पे हमारा पेपर एंड, टिल देन अल्लाह हाफिज।